देखिए बच्चों, आज से अपन लोग सैलरी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और लिखिए कॉपी के अंदर टॉपिक टू बी डिस्कस इन दिस चैप्टर। टॉपिक टू बी डिस्कस इन दिस चैप्टर। चैप्टर का नाम है क्या? सैलरी। और लिखिए टॉपिक टू बी डिस्कस इन दिस चैप्टर। और सैलरी सेक्शन के आगे लिखो सेक्शन कौन सा? 15 टू 17। सेक्शन 15 से क्या? 17। आपको पता है इनकम टैक्स 5 कंडीशन पूरी होने पे लगता है। नंबर 1 पर्सन होना चाहिए, नंबर 2 इनकम होनी चाहिए, नंबर 3 इनकम इंडिया में टैक्स होनी चाहिए जो सेक्शन 5 टू 9 बताता है, नंबर 4 वो एग्जम्प्ट नहीं होनी चाहिए जो सेक्शन 10 टू 13 बताता है, और नंबर 5 क्या? उसकी टोटल इनकम 2,50,000, 3 लाख या 5 लाख एज द केस मे बी से ज़्यादा होनी चाहिए। अब हमको टोटल इनकम निकालने के लिए हम जो भी इनकम कमाते हैं उसको हेड्स में लेके जाते हैं। बताओ इनकम का पहला हेड कौन सा है? सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी। तो आप लोगों ने लिख दिया होगा सैलरी का नाम। सेक्शन कौन सा? 15 टू 17। लिखो टॉपिक टू बी डिस्कस में पहला टॉपिक, पहला टॉपिक लिखो सेक्शंस। सेक्शंस इस चैप्टर में हम सेक्शन 15, 16 और 70 कवर करेंगे। 3 सेक्शन पढ़ेंगे। कौन कौन से? 15, 16 एंड 17। 1 इंडिया में एप्लीकेबल है, ये आप पढ़ चुके हैं। सेक्शन 2 डेफिनेशन है, सेक्शन 3 डेफिनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर है, सेक्शन 4 क्या है? चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम है, 6 रेजिडेंशियल स्टेटस है, 7 प्लेस ऑफ रिसिप्ट है, 8, 9 अक्लूडर है, 10, 1 एग्रीकल्चर है, 10 2 से 1048 अदर एग्जामिशन है, 10 डबल ए सेज की इनकम एग्जाम्प्ट है, 11 टू 13 ट्रस्ट की इनकम एग्जाम्प्ट है, 13A और 13B पॉलिटिकल पार्टी की इनकम एग्जाम्प्ट है, 14 हेड्स ऑफ इनकम, और 14A अगर कोई इनकम आपकी एग्जाम्प्ट है तो उसके एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होंगे। इतने सेक्शन हमने पढ़ लिए। सेक्शन 15, 16 और 17 ये हम कहाँ पढ़ेंगे? सैलरी में। 18, 19, 20, 21 है नहीं, ओमिटेड हो गए यहाँ से 25 साल पहले, और 22 से 27 हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन आता है। क्लियर बच्चों? यहाँ पे दूसरा लिखो, ये अपन को पढ़ना है। कौन सा सेक्शन? कौन सा? 15, 16 और 17 लिखो। मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयर एंड क्या? एम्प्लॉई रिलेशनशिप। ये टॉपिक पढ़ना है हमको। एक लिखिए बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू एंड रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। तो बताइए अपन को क्या क्या पढ़ना है? 3 सेक्शन पढ़ने हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना है, एक कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, एक लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ नेक्स्ट एडवांस सैलरी। कॉन्सेप्ट ऑफ क्या? एडवांस सैलरी। कॉन्सेप्ट ऑफ क्या बच्चों? एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी। एक अपन को इस चीज को समझना है। एक लिखिए बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ एरियर ऑफ सैलरी। एरियर ऑफ सैलरी। कॉन्सेप्ट ऑफ एरियर ऑफ सैलरी। ठीक है बच्चों, लिख दिया। तो बताओ क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? सेक्शन 15 टू 17 पढ़ना है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना है,
ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, एडवांस सैलरी, कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, एरियर ऑफ सैलरी। उसके अलावा लास्ट आइए बच्चों, एक लिखिए बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, ग्रेडेड पे स्केल, ग्रेड पे स्केल, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेड पे स्केल, ठीक है, ग्रेड पे स्केल। तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, ग्रेड पे स्केल। ठीक है, ये हमारे सारे क्या है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है बच्चों, क्या क्या पढ़ना है जल्दी से बताओ। सेक्शन 15 to 17, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, कॉन्सेप्ट ऑफ एडवांस सैलरी, कॉन्सेप्ट ऑफ अरियर ऑफ सैलरी और कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेड पे स्केल। ये टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं। और लास्ट लिखो, हाउ टू कंप्यूट सैलरी इनकम, हाउ टू कंप्यूट सैलरी इनकम, हाउ टू कंप्यूट क्या, सैलरी इनकम, हाउ टू कंप्यूट क्या, सैलरी इनकम। दीज आर द टॉपिक्स जो अपन को क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। बच्चों एक चीज बता दूं मैं कि इनमें ये जितने भी टॉपिक्स जो आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ये तो मान के चलना एक दिन के हैं। और जो असली चीज क्या है, हाउ टू कंप्यूट क्या, सैलरी इनकम, असली चीज वही है। मतलब इसमें आपको काफ़ी टाइम लगेगा, मतलब ये मान के चलना 15 आवर्स करीब लगेंगे इसको पढ़ने में। सैलरी एक ऐसा चैप्टर है जहाँ लॉजिक नहीं है, सब कुछ फिक्स है, सिंपल चैप्टर है, बट पढ़ाने में काफ़ी टाइम लगता है, लेंदी है और बच्चों को काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स याद करने पड़ेंगे। अदरवाइज चैप्टर बहुत क्या है, आसान है। एक बार आपको पढ़ते समय लगेगा कि यार बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, जब लेकिन आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत ईजी चैप्टर लगेगा। कौन सा, सैलरी चैप्टर। बट सैलरी चैप्टर के बाद टेक्स्ट पूरी लॉजिकल हो जाती है, कॉन्सेप्चुअल हो जाती है, फिर आपको बड़ा मजा आएगा। मतलब आप एक चीज़ दूसरी चीज़ से क्या होगी, लिंक होती है। ये सबसे आसान चैप्टर है, कौन सा, सैलरी। बट लेंथी जरूर है बच्चों, इसमें बच्चों के पसीने आ जाते हैं कि क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, हाउ टू कंप्यूट सैलरी इनकम। ये जितने भी कॉन्सेप्ट है ये सैलरी इनकम निकालते समय काम में आते हैं। तो सबसे पहले अपन 1 पढ़ते हैं। लिखिए, लाइन खींचिए, लाइन खींचिए, लिखो बच्चों, चार्जिंग सेक्शन। पहला टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं क्या, आवाज नहीं क्लास में कोई भी, चार्जिंग सेक्शन। और सेक्शन कौन सा है, 15। सेक्शन क्या है, 15। देखिए बच्चों, सपोज कीजिए आप दुनिया भर की इनकम कमाते हैं, पीछे आवाज नहीं क्लास में, आप दुनिया भर की इनकम कमाते हैं। हमारा गोल है क्या निकालना, टोटल इनकम निकालना। क्या निकालना बच्चों, टोटल इनकम। क्योंकि अगर आपकी टोटल इनकम 2,50,000 से ज़्यादा तो आप पे टैक्स लगेगा। हमारे पेरेंट जो भी इनकम कमाते हैं वो हम 5 हेड्स में लेके जाते हैं, सबको पता है। बताओ 5 हेड कौन कौन से होते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर्स। अब हमको ये पहचानना है कि ये इनकम किस हेड में जाएगी। बच्चों जितने भी हेड होते हैं उनका जो फर्स्ट सेक्शन होता है उस हेड का चार्जिंग सेक्शन होता है। जितने भी हेड होते हैं उनका जो फर्स्ट सेक्शन होता है उस हेड का चार्जिंग सेक्शन होता है। और जो आगे वाले सेक्शन होते हैं वो बताते हैं हाउ टू कंप्यूट सैलरी इनकम। तो सैलरी का कोई इनकम सैलरी हेड में कब जाएगी वो तो फर्स्ट सेक्शन बताएगा, और उसके बाद वाले सेक्शन बताएंगे हाउ टू कंप्यूट क्या, सैलरी इनकम। कोई इनकम हाउस प्रॉपर्टी में कब जाएगी उसका फर्स्ट सेक्शन तो ये बताएगा हाउ टू कंप्यूट हाउस प्रॉपर्टी इनकम, वो आपको कौन बताएगा, 23 से 27। कोई इनकम बीएनपी में कब जाएगी, सेक्शन 28 बताएगा। हाउ टू कंप्यूट बीएनपी इनकम, सेक्शन 29 से लेके कौन बताएगा, 44। कोई इनकम कैपिटल गेन में कब जाएगी वो कौन बताएगा, सेक्शन 45। और हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन, सेक्शन 46 से 55। मेरी बात समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। कोई इनकम अदर सोर्स में कब जाएगी, सेक्शन कौन सा, 56। और हाउ टू कंप्यूट अदर सोर्स इनकम, सेक्शन 59। तो पहले हमको पहचानना है, उस इनकम को रेस्पेक्टिव हेड में लेके जाना है। उसके बाद हम कंप्यूटेशन पार्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों, कंप्यूटेशन पार्ट।
तो फर्स्ट सेक्शन सबका आसान होता है, तो लिखिए चार्जिंग सेक्शन। इफ लिखो, इफ चार्जिंग सेक्शन लिख दिया बच्चों, है ना। इसमें लिखिए if there is a employer employee relationship, if there is employer employee relationship, if there is employer employee relationship between payer and payee, between payer and payee, if there is employer employee relationship between क्या, payer and payee, then income will be taxable, income will be taxable under the head of salary. Income will be taxable under the head of क्या, सैलरी। अगर पेयर और पेई के बीच में, जैसे तुम लोग पेयर और मैं पेई हूं, अगर तुम्हारे मेरे बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप है तो जो मुझे पैसा मिलेगा वो सैलरी हेड में जाएगा। लेकिन अगर मैं एम्प्लॉय नहीं हूं तुम्हारा तो मेरे को सैलरी हेड में नहीं जाएगा। समझ गए बच्चों? तो कोई इनकम सैलरी हेड में कब जाती है? जब पेयर और पेई के बीच में कौन सी रिलेशनशिप हो? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। फर्दर, अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, जैसे साल में 12 महीने होते हैं, अप्रैल टू मार्च। जनरली क्या होता है, अप्रैल की सैलरी अप्रैल में आ गई, मई की सैलरी मई में आ गई, जून की कब आ गई? जून में। ऐसे 12 महीने होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे सैलरी एक होती है ड्यू होना, मतलब जैसे कंपनी अपनी बुक्स के अंदर एंट्री पास कर लेती है 30 अप्रैल को सैलरी डेबिट टू एम्प्लॉय, वो तो ड्यू हो गया। फिर होता है एम्प्लॉय को पेमेंट करना, तो जनरली अप्रैल की सैलरी अप्रैल में ड्यू हो गई, अप्रैल में ही पेमेंट हो गया। मई में ड्यू हो गई, मई में ही पेमेंट हो गया। जून में ड्यू हो गई, जून में ही पेमेंट हो गया। इसका मतलब 12 महीने की ड्यू हो गई और 12 महीने का पेमेंट हो गया, जब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम कब होती है बच्चों? ड्यू तो हो गई अप्रैल में और पेमेंट हो रहा है मई में। कई बार मैं जब तुमको बोलता हूँ कि बच्चों फीस जमा कराओ, तो बच्चे क्या बोलते हैं, सर अभी तो मंथ खत्म हुआ है, अभी सैलरी मई में आई, 2-4 दिन बाद आएगी, फिर हम आपको क्या देंगे? फीस देंगे। ऐसा होता है ना बच्चों। इसका मतलब मैं क्या कहता हूँ, यार अप्रैल खत्म तो हो गया ना, तो बच्चे कहते हैं सर अभी तो खत्म हुआ है, अभी सर पैसा थोड़ी आया है। तो जनरली क्या होता है कि ड्यू पहले हो जाती है और रिसीव कब होता है? बाद में। तो साल में 12 महीने होते हैं, अप्रैल टू मार्च। तो बताइए तुम्हारे पेरेंट्स की सैलरी ड्यू तो हो गई जी, लेकिन मार्च की सैलरी कब मिलेगी? अप्रैल में। बताओ प्रॉब्लम है? नहीं है। ड्यू तो हो गई अप्रैल टू मार्च, तो इसका मतलब ड्यू तो हो गई 12 महीने की, मार्च की सैलरी कब मिलेगी? अप्रैल में। बताओ रिसीव कितनी हुई? 11 महीने। बताओ अब टैक्स कितने पे लगेगा? तुम्हारी मान लो पेरेंट्स की सैलरी 50,000 पर मंथ है, तो 6 लाख साल की ड्यू हो गई, बट रिसीव कितनी हुई? 550। 50 कब मिलेगा? अगले साल। बताओ टैक्स कितने पे लगेगा? बताओ टैक्स कितने पे लगेगा? जब मिलेगा तब, या ड्यू रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। तो लॉ क्या बोलता है? सैलरी विल बी टैक्सेबल आइदर ऑन ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। तो जनरली अगर अप्रैल का पैसा अप्रैल में आएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम कब होगी? जब अप्रैल का पैसा कब आएगा? मई में। अप्रैल का पैसा कब आएगा? मई में। तो ड्यू तो हो गई अब, बट मिलेगा बाद में। इसका मतलब पूरे साल की बात करूं तो 12 महीने की तो ड्यू हो गई और 11 महीने की रिसीव हुई। तो बताइए अब टैक्स पूरे 12 महीने पे लगेगा, 11 महीने पे लगेगा? 12 में। क्योंकि लॉ बोलता है सैलरी विल बी टैक्सेबल आइदर ऑन ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। लिखो बच्चों। फर्दर इसी में लिखो सेक्शन 15 में, सैलरी विल बी टैक्सेबल, फर्दर सैलरी विल बी टैक्सेबल आइदर ऑन ड्यू बेसिस, आइदर ऑन क्या? ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। ड्यू बेसिस और क्या? रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। दोनों में से जो क्या हो बच्चों? लेट हो या पहले हो? पहले हो। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी बच्चों। तो मैंने आपको कौन सा सेक्शन पढ़ा दिया? सेक्शन 15। तो एक बार अगर आप प्रिंटेड नोट्स पे देखेंगे तो एक बार ये लाइनें पढ़िए आप।
ठीक है, क्या समझ में आ गया सबको? अब लाइन खींचिए, लाइन खींचिए। लाइन खींचिए, लिखो एनालिसिस का पहला पॉइंट, एनालिसिस का पहला पॉइंट, एनालिसिस का पहला पॉइंट। बच्चों एक चीज बताओ, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप क्या होती है? देखो बच्चों, सीधी सी बात है, किन किन बच्चों के पेरेंट्स जॉब करते हैं? अब तुमको खुद को पता है ना, जॉब करते हैं, बताओ पैसा कहाँ जाएगा? सैलरी में। अगर आप किसी कंपनी की पेरोल पे आ जाओ, किस पे आ जाओ? पेरोल पे आओ, या मान लो आपका पीएफ कट रहा है, तो ऑफ कोर्स आप वहाँ के क्या हो? एम्प्लॉय हो। आपकी इनकम कहाँ जाएगी? सैलरी हेड में। तो प्रैक्टिकल लाइफ में बताओ, क्या पता चलेगा नहीं चलेगा कि आप एम्प्लॉय हो या नहीं हो? आज बताओ, मैं तुम्हारा एम्प्लॉय हूँ क्या? नहीं हूँ, तो मुझे जो पैसा मिलता है वो सैलरी हेड में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होता कि एक सी, कई बच्चे बोलते हैं कि सर एक सीए एम्प्लॉय हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता बच्चों? आज एक सीए है, अगर किसी कंपनी की पेरोल पे आ जाए, क्या आ जाए बच्चों? आज तुम मान लो सीए सीएमए बन जाते हो, तो तुमको बड़ी बड़ी कंपनियां रखेगी, तुमको पर मंथ क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी ना, तो कहाँ जाएगी? सैलरी हेड में। तो अगर सीए किसी कंपनी की पेरोल पे आ जाए तो वो एम्प्लॉय हो गया। कई बार सीए क्या होता है, पेरोल पे नहीं आता है, कंपनी जस्ट साल में 1-2 बार सीए को बुला के कोई एडवाइस लेती है, कोई जो प्रैक्टिसिंग सीए होते हैं उनसे एडवाइस लेती है। अब बताओ, उस केस में सीए को पैसा मिलेगा, तो क्या सीए वो एम्प्लॉय था या वो एक प्रोफेशनल एडवाइस दे रहा है? फिर वो इनकम सैलरी में थोड़ी जाएगी। तो ये कोई बात नहीं है कि सीए एम्प्लॉय नहीं हो सकता या वो एम्प्लॉय नहीं हो सकता है बच्चों, वो भी एम्प्लॉय हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो पेरोल पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। और बुक्स में क्या लिखा होता है? एम्प्लॉयर वो होता है जो मास्टर होता है, एम्प्लॉय वो होता है जो सर्वेंट होता है, एम्प्लॉयर वो होता है जो डायरेक्शन देता है, एम्प्लॉय वो होता है जो डायरेक्शन मानता है। ये सब बातें बकवास है, समझ गए क्या बोल रहा हूँ ना? ऐसी बातें कुछ पूछने वाला, आप तो प्रैक्टिकली बोलो। अगर क्या पेरोल पे आ जाए या वहाँ के क्या है पीएफ वीएफ कट रहा हो, तो वहाँ के क्या हो? एम्प्लॉय हो। अब बताओ वो इनकम कहाँ जाएगी बच्चों? सैलरी हेड में। हमको इन चीज़ों पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सब समझते हैं क्या होता है यहाँ, समझ गए? हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब एक बताओ, जो एक कंपनी, एक फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर पार्टनर है, उसको भी सैलरी मिलती है या नहीं मिलती है? पार्टनरशिप फॉर्म में एक पार्टनर को सैलरी मिलती नहीं मिलती? बताओ, पार्टनर की सैलरी सैलरी हेड में जाएगी या नहीं जाएगी? बच्चों नहीं जाएगी। पार्टनर एम्प्लॉय होते हैं, मालिक होते हैं? मालिक होते हैं। सैलरी हेड में कब जाती है? जब पेयर और पेई के बीच में कौन सी रिलेशनशिप हो? तो अगर पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो वो सैलरी हेड में नहीं जाएगी, बिकॉज वो एम्प्लॉय नहीं है, मालिक है। वो क्या है बच्चों? मालिक है। फिर कहाँ जाएगी? क्या ये सैलरी कोई हाउस का रेंट है? इसका मतलब ये हाउस प्रॉपर्टी में भी नहीं जाएगी। क्या कोई संपत्ति बेची है? इसका मतलब कैपिटल गेन में नहीं जाएगी। अब दो हेड बचे, कौन कौन से? बीएनपी और अदर सोर्स। बच्चों जब आप बीएनपी पढ़ेंगे तो सेक्शन 28 ने साफ साफ बोल रखा है कि पार्टनर को जो सैलरी मिलेगी वो हमेशा बीएनपी में जाएगी। कहाँ जाएगी बच्चों? बीएनपी में। बच्चों ये जो एमएलए एमपी होते हैं, इनको भी पैसा मिलता है। ये सरकार के एम्प्लॉय नहीं होते, ये जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, इनको भी पैसा मिलता है। तो बताओ, जब ये एम्प्लॉय नहीं है तो इनका पैसा कहाँ टैक्सेबल होगा? अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। कहाँ होगा बच्चों? अदर सोर्स। तो सीधी बात है कि आप वहाँ के एम्प्लॉय हो, तभी इनकम कौन से हेड में जाएगी? सैलरी हेड में। अब मेरा जो मेन फोकस है, जो मैंने आपको 4 टॉपिक बताए, ड्यू रिसिप्ट विच एवरेज अर्लियर, एडवांस सैलरी, अरियर ऑफ सैलरी और ग्रेड पे स्केल, यहाँ बच्चों बहुत गलती करते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है, मतलब पता नहीं क्यों बच्चे गलती करते हैं। तो आइए अपन कुछ एग्जाम्पल देकर इन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कौन सा? ड्यू और बेसिस विच एवरेज अर्लियर, अरियर ऑफ सैलरी, ग्रेड पे स्केल, इनको कुछ एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। ठीक है, तो बच्चों प्रैक्टिकल कॉपी में आ जाइए और क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। आप लोग प्रैक्टिकल कॉपी में आइए और क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। ठीक है, मैं आपको अब 3-4 एग्जाम्पल कराऊंगा और वो एग्जाम्पल होंगे ड्यू रिसिप्ट विच एवरेज अर्लियर। पहले एक बार बच्चों, एग्जाम्पल कराने से पहले एक बार आपके दिमाग में क्लियर है ना? बताओ, साल में कितने महीने होते हैं? 12। जनवरी से दिसंबर, अप्रैल टू मार्च? अप्रैल टू। फाइनेंशियल ईयर चलता है। 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, 3। पहला,
तुम्हारे पेरेंट्स की सैलरी अप्रैल में ड्यू हो जाती है और उनको पैसा भी अप्रैल में मिल जाता है। इसका मतलब पूरे साल में 12 महीने की सैलरी ड्यू हुई और 12 महीने की रिसीव हुई, दोनों ही 12 महीने हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक प्रॉब्लम एक क्या हो सकता है, ड्यू तो अप्रैल में हो जाती है बट पेरेंट्स को सैलरी कब मिलती है, मई में। तो ड्यू तो हो गई 12 महीने की और रिसीव कितने महीने की हुई, 11, विच एवर इज अर्लियर। तो 12 महीने पे टैक्स लगेगा, 11 महीने पे 12 महीने। तीसरी प्रॉब्लम बताओ, जिस कंपनी में वो काम करते हैं अप्रैल की सैलरी जो ड्यू होती है उसकी एंट्री मई में करते हैं किताबों में, 1 मई को एंट्री पास करते हैं। तो ड्यू अप्रैल की सैलरी की किताबें एंट्री कब पास हुई, मई में, और पेरेंट्स को सैलरी भी कब मिलती है, मई में। इसका मतलब अप्रैल की सैलरी ड्यू कब, मई में, रिसीव भी कब, मई में, मई की जून में और रिसीव भी कब, जून में, जून की मार्च की बताना, अप्रैल। इसका मतलब 11 महीने की ड्यू हुई और 11 महीने की क्या हुई, रिसीव हुई। मेरी बात समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। 3 पॉसिबिलिटी होती है, बताओ पहले बताओ। अप्रैल में ड्यू, अप्रैल में रिसीव, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 12 महीने आ गए। अप्रैल में ड्यू, मई में रिसीव, 12 ड्यू और 11 रिसीव, तो 12 महीने पे टैक्स लग जाएगा, विच एवरेज। लेकिन बताओ अप्रैल की सैलरी अगर मई में ड्यू और मई में रिसीव, इसमें क्या हुआ बच्चों, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मार्च वाली जो सैलरी होगी, मार्च, वो ना तो ड्यू और ना वो अगले साल जाएगी। तो बताओ इस साल कितने साल की ड्यू हुई, 11 महीने, रिसीव 11 महीने, तो बताओ टैक्स कितने पे लगेगा, 11, और जो 1 महीना बच गया वो अगले साल। अब इस बात को अपन प्रैक्टिकल देके समझते हैं। तो 4-5 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा ये। लिखो बच्चों, पहला सिंपल क्वेश्चन, मान लो कुछ भी नहीं कहता क्वेश्चन, लिखो मंथली सैलरी ऑफ मिस्टर ए, मंथली सैलरी ऑफ मिस्टर ए मंथली सैलरी ऑफ मिस्टर क्या ए, 50,000 क्या पर मंथ, 50,000 रुपए पर मंथ आपकी मंथली सैलरी है, ठीक है। लिखो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2021 सैलरी इंक्रीज बाय 20,000 पर मंथ। आपकी सैलरी 20,000 रुपए पर मंथ से क्या हो गई बच्चों, इंक्रीज हो गई। बताओ कंप्यूट सैलरी इनकम फॉर प्रीवियस ईयर 21-22। ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपने प्रैक्टिकल कॉपी में लिखा है। तो आपको सैलरी इनकम बतानी है, कुछ नहीं बोल रहा, साइलेंट मोड में कुछ नहीं बोल रहा, सिंपल क्वेश्चन है। बताओ 21-22 में कितनी इनकम दिखाओगे, करो सॉल्व। ट्वेंटी 22 में कितनी इनकम दिखाओगे, प्रीवियस ईयर 21-22। बच्चों 21-22 में अप्रैल 21 से लेके क्या होता है, मार्च 22। बच्चों हम ये साइलेंट मोड में हमेशा ये मानते हैं कि जिस मंथ ड्यू उसी मंथ क्या हो गई, रिसीव, और सेम मंथ में ड्यू और सेम मंथ में क्या, रिसीव। इस क्वेश्चन में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो आपकी प्लीज आवाज नहीं, अप्रैल 21 से लेके अगस्त 21 जो आपके 5 महीने हो गए, तो बताओ 50,000 इंटू कितना, 5, यह आएगा 2,50,000। और जो आपका सितंबर से लेके क्या मार्च क्या हो गया 22, वहाँ आएगा 70,000 इंटू क्या 7, तो बच्चों कितना आएगा 4,90,000
तो बच्चों आपका आंसर कितना आएगा? 7,40,000, 7,40,000। नोटिंग कर लीजिए फटाफट। एनी क्वेश्चन बच्चों? सबको क्लियर है बात? सिंपल बात है ये। 99% क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं तुम्हारे एग्जाम में, मतलब आपको घुमाता ही नहीं, सीधा सीधा आता है ये। यहां तक की बात सबको क्लियर है? क्वेश्चन चेंज करूं? करूं क्वेश्चन चेंज? पीछे सबने लिख लिया? व्हाट विल बी योर आंसर? क्वेश्चन 2, व्हाट विल बी योर आंसर if any particular month salary, लिखो, what will be your answer if any particular month salary, any particular month salary due in same month, any particular month salary due in same month and receive in next month. ड्यू तो सेम मंथ में होती है, एंड रिसीव कब होती है? नेक्स्ट मंथ, एंड रिसीव इन नेक्स्ट मंथ. व्हाट विल बी योर आंसर इफ एनी पर्टिकुलर मंथ सैलरी ड्यू इन सेम मंथ एंड रिसीव इन नेक्स्ट मंथ? इसका मतलब ये हो गया जैसे अप्रैल की सैलरी ड्यू तो अप्रैल में हो रही है, कंपनी अपनी बुक्स में एंट्री तो अप्रैल में कर रही है, बट एम्प्लॉय को पैसा कब दिया जा रहा है? मई में. मई की ड्यू तो मई में हो रही है, बट रिसीव कब हो रही है? जून में. मार्च की ड्यू कब हो रही है? मार्च, और रिसीव कब हो रही है? तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे कितने महीने होते हैं बच्चों? 12 महीने. तो जब ऐसा होगा तो अप्रैल से लेके मार्च की सैलरी बच्चों ड्यू तो 12 महीने की हो गई, बोलो ना, और रिसीव अप्रैल से लेके कब की हुई बच्चों? फरवरी की. बताओ, रिसीव 11 महीने की हुई ना, क्योंकि मार्च की सैलरी अगले साल मिलेगी. बोलो ना बच्चों, बात सही है गलत है? अब बताओ लॉ क्या बोलता है? ड्यू और रिसिप्ट अर्लियर. तो बच्चों आंसर यही आएगा. ड्यू पहले हो गई ना बच्चों, क्या बोल रहा हूं? आंसर यही आएगा. सबको क्लियर है? कॉमन सेंस की बात है बच्चों. अभी मैंने सैलरी पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया तो जनरल बातें कर रहे हैं. यहां तक सबको क्लियर? सबका कॉमन सेंस काम कर रहा है बराबर? आइए बोलो, आइए बोलो. चलिए आप लोग लिख लो बच्चों, सेम है. जब मानसी कितनी खुश हो गई, कितना कम लिखना पड़ रहा है? हम लोग सेम है. जब तक तुमको यहाँ पढ़ना है, मानसी को हिमांशी और हिमांशी को मानसी मानना ही पड़ेगा. चलो चलो, यहाँ पे सेम एज क्या? अब तुम लोग टैग लेके बैठा करो, मेरा नाम मानसी है, मेरा नाम हिमांशी है, तो ताकि मैं सही बोलूँ, है ना? ये आप लोग चले यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों? 3, है ना? व्हाट विल बी योर आंसर? व्हाट विल बी योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 if any particular month salary? What will be your answer of question number 1 if any particular month salary, any particular month salary due and received in next month? Due and received क्या? In next month. किसी पर्टिकुलर मंथ की सैलरी ड्यू भी कब हो रही है? अगले महीने, और रिसीव भी कब हो रही है? इस लाइन का मतलब है अप्रैल की सैलरी मई में ड्यू और मई में रिसीव, मई की जून में ड्यू और जून में रिसीव. अब बच्चों इस केस में क्या होगा? हमारे को अकाउंटिंग करनी है कब की? 21-22 की. तो जो अप्रैल से लेके जो फरवरी है उसका तो क्या होगा? सेम आ जाएगा. लेकिन जो मार्च महीने की सैलरी, क्या बोला मैंने? अब बताओ, मार्च महीने की सैलरी के साथ क्या हुआ? ना तो वो ड्यू हुआ
क्योंकि ड्यू अगले साल होगा और रिसीव भी कब होगा, अगले साल। तो बताओ टैक्स 12 महीने की सैलरी पे लगेगा, 11 महीने की, 11, और ये वाली सैलरी एग्जेम्प्ट होगी, अगले साल लगेगा, अगले साल। बात समझ में आ गई? बताओ उस केस में आंसर क्या होगा बच्चों? यहाँ पे कितने महीने का आएगा बच्चों? ये तो यही रहेगा, ये तो अप्रैल टू अगस्त ही आएगा, बोलो बच्चों। और यहाँ पे कितना होगा बच्चों? ये आएगा, और कितने महीने आएगा बच्चों? 6 मंथ। ये हो जाएगा कितना? 4 लाख कितना? 20,000। और इसका टोटल कितना आएगा बच्चों? 6 लाख कितना? 70,000। आई होप बात समझ में आ गई होगी बच्चे आप लोगों को। यहाँ पे 6,70,000। बताओ मार्च की सैलरी पे टैक्स कब लगेगा? नेक्स्ट ईयर, अगले साल। भूल मत जाना, ध्यान रखना, है ना। इस साल तो हमने अप्रैल टू फरवरी ले लिया, पर जब अगले साल लेंगे ना हम तो मार्च टू फरवरी आएगा, क्योंकि पिछले साल का मार्च भी तो आएगा बच्चों। यहाँ पे बात समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? यहाँ पे एक सेकेंड, ये सबने लिख लिया आंसर? चलूं मैं? चलिए बच्चों, एक सेकेंड, आवाज नहीं। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, इधर देखो, आप इधर देखिए बोर्ड पे। मान लो बच्चों 21, 22 एक ईयर था, और एक कौन सा ईयर था? 22, और कौन सा? 23। हमारा जो टाइम होता है, कौन कौन से महीने होते हैं? अप्रैल 21 से लेके क्या, ये वैसे हमारा टाइम होता है ना बच्चों। और इधर क्या होता है? अप्रैल 22 से लेके क्या, मार्च क्या, 23। ठीक है। सपोज करो बच्चों एक आदमी की ज्वाइनिंग कब हुई है? 1 अप्रैल 21 को। कितने रुपए से? 50,000 क्या, पर मंथ से। और 1/8/2022 उसकी सैलरी कितनी हो गई है? 70,000 क्या, पर मंथ। 7,000 क्या, पर मंथ। तो लिखो बच्चों, क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4। मिस्टर ए ज्वाइनिंग डेट, मिस्टर ए ज्वाइनिंग डेट 1 अप्रैल 2021। मिस्टर ए ज्वाइनिंग डेट 1 अप्रैल 2021। फॉर सैलरी कितना? 50,000 पर मंथ। फॉर सैलरी 50,000 पर मंथ। सैलरी कितनी हो गई? 50,000 पर मंथ। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त 2022, 1 अगस्त 2022 सैलरी इंक्रीज बाय क्या, 20,000 क्या, पर मंथ। बताओ अब नाउ सैलरी कितनी हो गई? 50 से 70। 50,000 क्या, ये आपकी सैलरी थी, और 20,000 पर मंथ हो गई। एनी क्वेश्चन? कंप्यूट द सैलरी इनकम, कंप्यूट द सैलरी इनकम फॉर प्रीवियस ईयर 22-23। कंप्यूट द सैलरी इनकम फॉर प्रीवियस ईयर क्या, 22 और क्या, 22-23 के लिए आपको सैलरी निकालनी है। केस वन, ड्यू एंड रिसीव इन सेम मंथ। ड्यू एंड रिसीव इन क्या, सेम मंथ। केस वन तो हो गया, ड्यू और रिसीव क्या हो रहा है, सेम मंथ में हो रहा है। केस टू, मतलब केस टू क्या चलेगा? ड्यू एंड रिसीव इन नेक्स्ट मंथ। केस टू, ड्यू एंड रिसीव इन क्या, नेक्स्ट मंथ।
बताओ प्रॉब्लम केस 1 में है, केस 2 में, केस 2 में। डू यू वांट रिसीव इन नेक्स्ट मंथ? देखो बच्चों आराम से देखना आप क्या कर रहा हूं मैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, है ना। इधर देखो आप प्लीज, आवाज नहीं, देखिए बच्चों आवाज नहीं। अगर मैं 21, 22 की बात करूं केस 1 में और केस 2 में 21, 22 की बात करूं, प्लीज आवाज नहीं। केस 1 की बात करते हैं। यहां हम कौन कौन से पीरियड की सैलरी लेंगे? अप्रैल 21 से लेके क्या मार्च क्या, क्योंकि ड्यू और रिसीव क्या हो गया, सेम मंथ हो गया। बताइए इस बंदे की अप्रैल से लेके मार्च तक सैलरी क्या थी बच्चों? 50,000 रुपए पर मंथ। तो इसका आंसर यहां पे कितना आएगा बच्चों? 6 लाख। बोलो ना बच्चे, बात समझ में आ रही है? फिर अगर मैं नेक्स्ट ईयर की बात करूं, 22 कौन सा? 23। तो यहां पे हम कौन सा लेंगे? अप्रैल 22 से लेके कौन सा लेंगे बच्चों? मार्च 23 लेंगे। अब यहां पे उसकी सैलरी क्या है? इंक्रीमेंट 1 अगस्त से हुआ है, अप्रैल मई जून और क्या जुलाई। तो 50,000 इंटू कितना? 4, ये कितना हो गया? 2 लाख। और 70,000 इंटू क्या 8, कितना हुआ? 5 लाख। कितना? 60,000। तो बच्चों टोटल कितना हुआ? 7,60,000। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, सर आप इस चीज में इतना टाइम क्यों ले रहे हैं? बच्चों मैंने क्या कहा कि अगर आपका बेसिक गलत हो गया ना तो सैलरी का पूरा क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि सैलरी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिक पे कैलकुलेट होते हैं ज़्यादातर। तो अगर आपकी बेसिक गलत हो गई ना तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा आपका। इसलिए बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ काम कीजिए, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा बट गलत नहीं होना चाहिए यहाँ पर। बात समझ में आ गई आपको? ये आंसर आप लिख लीजिए केस 1 का। केस 2 अब करेंगे अपन। लिख लिया सबने? चलूं मैं आगे, ठीक है। अब यही क्वेश्चन अपन कब कर रहे हैं? जब किसी भी पर्टिकुलर मंथ की सैलरी नेक्स्ट मंथ ड्यू होती है। और क्या होती है? नेक्स्ट मंथ। आपकी ज्वाइनिंग कब से है बच्चों? अप्रैल 21। इसका मतलब जब हम अप्रैल 21 से ज्वाइनिंग है तो बताइए हम यहाँ पे अप्रैल 21 लेंगे बच्चों, लेकिन मैं यहाँ पे लूंगा फरवरी 22 तक ही लूंगा। बोलो, क्योंकि जो मार्च महीने की सैलरी है मार्च 22 ना तो ड्यू हुई और ना रिसीव हुई। कह दो कि झूठ है? बोलो, अरे सही है गलत है? इसका मतलब क्या होगा? 50,000 इंटू कितना? 11। तो यहाँ पे कितना आएगा? 5 लाख। कितना? 50,000। सर मार्च का क्यों नहीं आया? क्योंकि बच्चों मार्च की सैलरी ना तो ड्यू हुई और ना रिसीव हुई। एनी क्वेश्चन बच्चों? और जब मैं क्वेश्चन किस ईयर का करूंगा? नेक्स्ट ईयर। ध्यान से सुनना मत को, अभी लिखना मत। अब बच्चा क्या बोलता है? सर यहां पे हम क्या करेंगे? अप्रैल 22 से लेंगे और कब तक लेंगे? फरवरी क्या 23। और बच्चा क्या करता है? अप्रैल मई जून जुलाई। यहां तो कितना था? 50,000 इंटू कितना? 4।
और फिर 70,000 इंटू कितना 11। अब बताओ इस क्वेश्चन में गलती कर गए तुम, बताओ यार। मार्च पे ना तो यहां टैक्स लगाया और ना यहां लगाया, गलत हो गया ना बच्चों यहां पे। तो बताओ यहां पे बताओ अप्रैल से स्टार्ट होगा या मार्च से स्टार्ट होगा? मार्च। बात समझ में आ गई क्या बोल रहा हूं यहां पे? तो बच्चों यहां अप्रैल नहीं आएगा, क्या आएगा बच्चों? मार्च। तो यहां पे हम क्या लेंगे? मार्च, क्योंकि पिछले साल का वो यहां आएगा। बताओ 4 होगा 5 होगा? 5। कितना आएगा? कितना होगा बच्चों? 2.5 लाख। और ये कितना होगा? 70,000। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, कितने महीने बच्चों? 7। कितना हुआ? 4,90,000। तो आंसर कितना आएगा बच्चों? 7,40,000। पता कौन कौन से महीने लेंगे हमने? यहां पे हमने कौन से महीने लिए? मार्च से कौन सा? जुलाई। और यहां कौन सा लेंगे? अगस्त से लेके कहां तक का? फरवरी। और इस बार का मार्च कहां जाएगा? अगले साल। जब हम क्वेश्चन करेंगे 22-23 का, तो वहां पे फिर आएगा मार्च से लेके। तो बच्चों बात समझ में आई नहीं है आपको यहाँ पे? तो बच्चों मार्च से लेके जुलाई और अगस्त से लेके क्या? फरवरी। तो जो बच्चा गलती करता है ना, वो यहाँ पे क्या ले लेता है? वापस अप्रैल से ले लेता है, जबकि लेना कहां से है? मार्च। अदरवाइज तुमने मार्च यहां भी नहीं लिया और यहां भी नहीं लिया तो गलत नहीं हो जाएगा फिर तुम्हारा? तो बताओ कौन कौन से है? मार्च अप्रैल मई जून और क्या? जुलाई। और यहाँ पे अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, बस 7 महीने हो गए बच्चे। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बच्चों? यहाँ पे ये गलती मत करना, मैं कह रहा हूँ बेसिक गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये बच्चों छोटी छोटी चीजें होती है, गलती कर जाते हैं बच्चे यहाँ पे। चलूं मैं आगे, ठीक है? अब पहला कॉन्सेप्ट क्या था? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप पढ़ा दिया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था? ड्यू रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। तीसरा कॉन्सेप्ट था एडवांस सैलरी। बच्चों यहाँ थ्योरी कुछ भी नहीं है, समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है क्या है। अब लिखो ये 4 क्वेश्चन किस पे कराए मैंने? ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। अब लिखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन ऑन एडवांस सैलरी। क्वेश्चन ऑन क्या? एडवांस सैलरी। क्वेश्चन ऑन क्या? एडवांस सैलरी। क्वेश्चन ऑन क्या? एडवांस सैलरी। चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है बच्चों? एक बार मेरे साथ सारे सेक्शन बोलो। सेक्शन 1 एप्लीकेबल, सेक्शन 2, सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर, सेक्शन 4, सेक्शन 5 स्कोप, सेक्शन 6, सेक्शन 7 रिसीव, सेक्शन 8 डिविडेंड का है वो मदर सोर्स में पढ़ेंगे, सेक्शन 9 अक्रूड, 10 सब सेक्शन 1 एग्रीकल्चर, 10 2 से 1048 अदर एग्जाम्पशन, 10 डबल ए सेज, 11 to 13 ट्रस्ट, 13 है 13 बी पॉलिटिकल पार्टी। पर्सन है, इनकम है, इंडिया में टैक्सेबल है और एग्जाम्प्ट नहीं है। तो 1 से 13 तो 4 कंडीशन बताते हैं। फिर उस इनकम को कहाँ लेके जाओ? हेड, सेक्शन 14। अगर आप हेड में लेके नहीं गए तो आपको इनकम टैक्स में जो बेनिफिट मिलता है बेनिफिट नहीं मिलेंगे। अगर कोई इनकम सेक्शन 10 में एग्जाम्प्ट है तो उसके एक्सपेंडिचर भी अलाउड नहीं होंगे। ये बात बोलता है 14A। 14A 15 16 और 17 वो क्या है? सैलरी। बताओ कोई इनकम सैलरी हेड में कब जाएगी? जब पेयर और पेई के बीच में क्या हो? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। ड्यू और रिसिप्ट तो हमने एक क्वेश्चन समझ लिया। अब एडवांस सैलरी का क्या चक्कर होता है? वो रिसीव तो आज होती है बट ड्यू कब होती है? बताओ बच्चों तुम्हारी सैलरी 50,000 रुपये पर मंथ थी, साल की कितनी हुई? 6 लाख। तुमने 4 महीने की सैलरी एडवांस में ले ली आज ही। बताओ टैक्स आज लगेगा या कल लगेगा? बताओ क्यों? विच एवरेज। फिर अगले साल वापस लगेगा? फिर अगले साल 4 महीने पे नहीं लगेगा, 8 पे लगेगा। एक क्वेश्चन लिख लो बच्चों। मिस्टर ए मंथली सैलरी, मिस्टर ए मंथली सैलरी 60,000 पर मंथ, 60,000 पर मंथ। 60,000 पर मंथ उसकी क्या है?
मंथली सैलरी है। कितनी है बच्चों? इन द मंथ ऑफ मार्च, in the month of March, Mr. A received 4-month advance salary. In the month of March, Mr. A received 4-month advance salary. In the month of क्या? March, Mr. A received क्या? 4-month advance salary. लिख दिया? लिखो फुल स्टॉप एंड लिखो लास्ट, लिखो लास्ट इंक्रीमेंट। लास्ट इंक्रीमेंट was effective, last increment was effective, last increment was effective with effect from 1st July 21, 20,000 per month। 1st July 21 कितना? 20,000। बच्चों कई बार लैंग्वेज इस तरह से लिखी हुई आती है कि भाई आपकी मंथली सैलरी कितनी है? बच्चों मंथली सैलरी कितनी है? 60,000 क्या? और क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है लास्ट इंक्रीमेंट वॉज, क्या बोला मैंने? 1 जुलाई 21। अब अपन क्वेश्चन कब का कर रहे हैं? 21/22। इस लैंग्वेज को आप कैसे डील करेंगे कि आपकी मंथली सैलरी क्या है? 60,000 रुपये पर मंथ। लास्ट इंक्रीमेंट वॉज 1st जुलाई 21 रुपीज कितना? 20,000 पर मंथ। और अपन को 21/22 की इनकम निकालनी है। इस लाइन का क्या मतलब है बताओ? क्या बोल रहे हो? बिल्कुल, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो उसकी सैलरी थी ना, इस लैंग्वेज का मतलब ये होगा कि अप्रैल 21 से लेके क्या जून क्या 21, इसकी सैलरी क्या थी? 40,000 पर मंथ। ठीक है, तो जो मंथली सैलरी वो करंट की बता रहा है और कह रहा है लास्ट इंक्रीमेंट 1 जुलाई को हुआ था। इसका मतलब क्या? जुलाई क्या 21 से लेके कितना? मार्च 21 कितनी? 60,000। समझ गए क्या बच्चों लैंग्वेज की मतलब? भाई आपको बोला कि आपकी मंथली सैलरी दे रखी है ये, और बोल रहा है लास्ट इंक्रीमेंट वॉज 1st जुलाई 21। इसका मतलब पहले कितनी थी? 40। आगे बात समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? तो कभी कभी एग्जाम में इस तरह की लैंग्वेज आती है तो समझ जाना। और देखो बच्चों ने खुद ने ही जवाब दिया, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। इसका मतलब यही है। बताओ कितना आएगा बच्चों? 1 लाख कितना? 20,000। और कितना आएगा? 5 लाख। कितना आएगा टोटल? 6,60,000। ये तो तुम्हारी क्या हो गई? बेसिक सैलरी। बताओ इस क्वेश्चन में एडवांस सैलरी कितनी दिखाओगे आप? एडवांस सैलरी कितने महीने का बताया मैंने? 4 महीने का। बताओ कितनी दिखाओ? बताओ एडवांस। ये तो आ गया आपका बेसिक सैलरी, 12 महीने की सैलरी आ गई। एडवांस सैलरी मार्च में लिए ना आपने? बताओ मार्च में सैलरी ली तो कौन कौन से मंथ के लिए होगी? अप्रैल 22, मई 22, जून और जुलाई। तो बताइए यहां पे हम क्या लिखेंगे? एडवांस क्या कितना? 60,000 इंटू क्या 4, कितना आएगा बच्चों? 2,40,000। 2,40,000। लिख लो बच्चों आंसर। तो कितना आया? ये तो आ गई सैलरी और ये आ गई एडवांस सैलरी। अब मुझे बताइए पीछे जब अगले साल आप जाओगे तो अगले साल पूरे 12 महीने की सैलरी लोगे, 8 महीने की लोगे? 8, क्योंकि पहले ही 4 महीने की तेल पे क्या लग चुका है? टैक्स लग चुका है। लिख दिए फटाफट। क्यों?
पहले आपकी अभी आपकी 60 चल रही है, लास्ट इंक्रीमेंट कब हुआ था? इस लैंग्वेज का मतलब है करंट में 60 है और कब से 60? 1 जुलाई 21 से। इसके पहले कितनी थी? 40। इसका मतलब ये है, हाँ अभी करंट में कितनी जल्दी चल रही है? 60। ये बड़ी कब थी? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे से पूछे कि सर आपकी सैलरी क्या है, मैंने कहा 60,000 रुपए है। आपका लास्ट इंक्रीमेंट कब हुआ था? मैंने कहा 1 जुलाई को। कितने का हुआ था? 20। इसका मतलब पहले कितनी थी? 40 थी। समझ बात? समझ गए बात को? यहाँ पे मैं अगेन कह रहा हूं बच्चों, सैलरी गलत हो गई ना, ये छोटी छोटी चीजें हम इनको समय नहीं देते हैं। जब भी आप क्वेश्चन करो मैनुअली करा करो, वरना पता ही नहीं चलेगा हम क्या मिस्टेक कर गए। ठीक है, और सैलरी गलत होगी तो पूरा गलत हो जाएगा, ध्यान रखना आपका। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है बच्चों? अब एग्जाम में ना अगर तुमको घुमाना चाहे तो एक बात लिख देगा अगले क्वेश्चन में, लिखो ये, लिखो आंसर यहाँ पे। सर हाँ सर ये जुलाई 21 टू मार्च 22 आएगा हाँ ना? 22। मार्च कितना? 22। लिख लिया बच्चों सबने? आराम से समझ लेना कॉन्सेप्ट को, है ना? अच्छा, व्हाट विल, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट विल योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 अबव? What will be your answer of question number 5 above? तुम्हारा आंसर क्या होगा? किसका? क्वेश्चन नंबर क्या? 5 above. If 4-month advance receive in the month of January 22, 21, March, January 22, January 22, 22, January 22, मतलब अभी आपको एडवांस कब मिला था? अरे एडवांस कब मिला था? मार्च 22। तुम्हारा आंसर क्या होगा? अगर 4 महीने का जो एडवांस मिला वो मार्च में नहीं, क्या जनवरी 22 में मिला। अब बताओ बच्चों, ये आंसर तो यही रहेगा। बोलो बताओ, अब एडवांस कितने महीने का दिखाओगे? बताओ एडवांस कितने महीने का दिखाओगे? वही 4 महीने का या 2 महीने का? बच्चों 2 महीने का आएगा। कितने महीने का आएगा? 2। बताओ क्यों? जब आपने जनवरी में एडवांस दिया होगा तो आपने कौन कौन से महीने का लिया होगा? फरवरी और मार्च, अप्रैल और मई। तो फरवरी और मार्च की तो आप सैलरी ले चुके हो ना, वो तो एडजस्ट हो गया होगा यहाँ से। बोलियो ना, आवाज में दम नहीं है ना? तो आपने जब एडवांस लिया हो कौन कौन से महीने का लिया होगा? फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। ठीक है, तो जब हम फरवरी और मार्च की यहाँ सैलरी दिखा चुके हैं तो बताइए एडवांस केवल कितने महीने का रह गया? 2 महीने का। तो बताओ यहाँ कितना आएगा बच्चों? 2 महीने। बताओ आंसर कितना आएगा बच्चों? 1,20,000। सर एक बार रिपीट और कर देना। अगर आपने पिछले क्वेश्चन में एडवांस कब का लिया था? मार्च में। तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई, तब तो हमने यहाँ 4 महीने दिखा दिए थे। लेकिन जब आपने एडवांस कब का लिया? जनवरी 22। तो जनवरी 22 में कौन कौन से महीने का एडवांस लिया होगा? फरवरी 22 और क्या? मार्च 22 और कौन सा? अप्रैल 22 और कौन सा? मई 22। तो इसका मतलब ये 2 महीने तो यहाँ एडजस्ट हो गए होंगे ना बच्चों? बोलो, इसका मतलब एडवांस केवल कितने महीने का बचा? 2 महीने का। तो 2 महीने का आएगा यहाँ। लिख लो बच्चों आंसर। बच्चों समय जरूर लेंगे लेकिन गलती नहीं होगी फिर आपकी। आप जब क्वेश्चन करेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। आगे बात करें यहाँ पे। कई बार क्या होता है बच्चों, हम लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे तो बहुत सिंपल है, बच्चों को समझ में आ गया होगा, लेकिन जब हम टेस्ट लेते हैं और बच्चों की कॉपियां देखते हैं तो बच्चे इसमें गलतियां करते हैं और फिर बेसिक गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन ही क्या हो जाता है? गलत हो जाता है।
इसलिए अपन इन चीज़ों को समय दे रहे हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बताओ बच्चों, अगर तुमने दिसंबर 21 में 4 महीने का एडवांस लिया होता तो एक आता। क्वेश्चन पूछ रही हो, जवाब दे रही हो और बताओ अगर नवंबर में आया होता तो फिर यहाँ पे 0 होता बच्चों, क्योंकि नवंबर 21 में एडवांस लिया होगा आपने, दिसंबर के लिए लिया होगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो यहाँ एडजस्ट हो गया होगा ना। इसलिए बताओ क्या हो जाएगा बच्चों, 0। साइलेंट मोड में एडवांस कब मानते हैं हम, मार्च। क्या बोलेंगे हम, मार्च। साइलेंट मोड में यही मानना कि आपने कब लिया होगा एडवांस, मार्च में लिया। समझ गए बच्चों क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। तो बताइए, मैंने आपको आज 3 बातें बताई। क्या मीनिंग ऑफ क्या, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, दूसरा क्या बताया, ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, और तीसरा क्या बताया, कौन सा बताया, एडवांस सेल। ठीक है बच्चों, आप एक काम करना, एक सेकेंड, कुछ एग्जाम्पल्स है। बताओ बच्चों, तुम्हारी इंस्टीट्यूट का जो पेपर बनाते हैं या कॉपियां चेक करते हैं, वो वहां के एम्प्लॉय करते हैं या आउटसाइडर। वो जैसे मान लो हमको बुला लिया कि आप पेपर सेट करो या कॉपियां चेक करो, तो हमको इंस्टीट्यूट से क्या मिलता होगा, पैसा। बताइए, हम वहाँ के एम्प्लॉय है हम या आउटसाइडर है। तो हमको जो पैसा मिलता होगा वो सैलरी हेड में नहीं जाता, वो जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सीधी सी बात है। पेयर और पेई के बीच में क्या होनी चाहिए, रिलेशनशिप होनी चाहिए। कौन सी, एम्प्लॉयर है। बताओ, पार्टनर ऑफ फर्म को सैलरी मिलती है, कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बताओ, अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाए और इसकी जो वीडियो वगैरह होती है, लीगल हायर वगैरह होते हैं, उनको पैसा मिलता है, क्या वो एम्प्लॉय होते हैं, वो एम्प्लॉय नहीं होते, उनको फिर पेंशन मिलती है। तो बताओ, क्या वो एम्प्लॉय थे, क्या ये एम्प्लॉय है या इनका हस्बैंड एम्प्लॉय था, तो इनको पैसा मिलेगा, वो कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर्स। इसको फैमिली पेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फैमिली पेंशन। बात समझ में आ रही है। एमएलए एमपी, क्या बोला मैंने, एमएलए एमपी, इनको भी पैसा मिलता है, ये एम्प्लॉय नहीं होते, इनको जो पैसा कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, क्या बोला मैंने, इनको एम्प्लॉय की तरह मानेंगे इस चैप्टर में, इनको जो पैसा मिलेगा कौन से हेड में जाएगा बच्चों, सैलरी हेड में। डायरेक्टर सिटिंग फीस, क्या बोला मैंने, डायरेक्टर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कंपनी का एमडी, एक होल टाइम डायरेक्टर जो एम्प्लॉय है, वो पेरोल पे आ जाता है, तो उसको जो पैसा मिलेगा वो तो कहाँ जाएगा, सैलरी हेड में। अगर डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है तो डायरेक्टर को, जैसे पार्ट टाइम डायरेक्टर होता है तो वो भी पैसा लेता है, उसको बोलते हैं डायरेक्टर सिटिंग फीस। क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ, जब वो एम्प्लॉय नहीं है तो उसको जो पैसा मिलेगा वो कहाँ जाएगा बच्चों, फिर अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अगर मान लो ये एमएलए एमपी मिनिस्टर बन जाते हैं, जैसे रेल मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये बन गए, उनको भी सैलरी मिलती है, फिर वो वहाँ के क्या हो गए, एम्प्लॉय, वो कहाँ जाएगा बच्चों, सैलरी हेड में। बताओ, क्या मैं खुद को सैलरी दे सकता हूँ, एक प्रोप्राइटर खुद को सैलरी दे सकता है, नहीं। नो वन कैन ट्रेड विद हिमसेल्फ, खुद से थोड़ी देंगे। बोलो, खुद को पढ़ा रहा हूं, खुद पढ़ा रहा हूं, खुद को सैलरी दे रहा हूं, बहुत बढ़िया पढ़ाया, ये ले पैसे, बोलो, तो बताइए यहाँ पे सैलरी नहीं, ये इनकम ही नहीं है, ये इनकम नहीं है। तो बच्चों ये ध्यान रखना कि जनरली ये इनकम सैलरी हेड में जाती है या नहीं जाती। तो बच्चों आप एनालिसिस किया ना आपने, तो वहाँ पे ये एग्जाम्पल क्रिएट कर लेना आप लोग, समझ गए। तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। और अब बताओ, कल 2 कॉन्सेप्ट कौन से पढ़ेंगे बच्चों, तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया, एग्जाम्पल आप नोटिंग कर लेना अभी, और ये बता दिया और ये बता दिया। कल कौन सा बताएंगे अपन, एरिया ऑफ सैलरी, और एक बताएंगे कौन सा, ग्रेड बेस स्केल। ये वाली चीज, अरे आज का होमवर्क नोट डाउन कर लो, ये वाला जो है ना पेज नंबर 4.2, आपको याद है मैंने जब आरएस चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे सेक्शन 9(1) रोमन 2 और क्या पढ़ाया था, ये वो ही मैंने यहाँ पे वापस दिया है, यही वो ने दिया है। इसको पूरी क्लास रीड करके आएगी, और कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछना कौन सा, 9(1)(2) और रोमन 3 को मैंने यहाँ लिख के दिया है। आपको होता है अगर जॉब कहाँ करते हैं, इंडिया में, तो अक्रूड कहाँ मानते हैं, इंडिया। अगर जॉब बाहर करते हैं तो बाहर मानते हैं, लेकिन अगर किसने किसको दिया, इंडियन गवर्नमेंट ने किसको दिया, तो अक्रूड का मानेंगे इंडिया, किसी और को दिया तो नॉट अक्रूड। और ऐसे व्यक्ति को जो बाहर क्या मिलते हैं, अलाउंस और परक्विजिट्स, वो सेक्शन 10(7) में क्या होते हैं बच्चों, एग्जाम। बात समझ आ गई यहाँ पे, ये आप कर लेना। तो कल 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन से देखेंगे, एरिया ऑफ सैलरी और एक कौन सा, ग्रेड बेस स्केल। और फिर हमारा चालू हो जाएगा जो हम जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं चैप्टर, हाउ टू कंप्यूट क्या, सैलरी इनकम, और उसी में टाइम लगेगा वहाँ पे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।